पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव आपका आज फर्स्ट हेडलाइन होगा इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस लेसन से कुछ भी आना है तो बस यही आएगा, आप सोच लीजिए। पहले आते थे पदार्थ जो चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण किए जाते थे, वो सिलेबस से हटा दिया है। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन का क्वेश्चन है, तो यदि आना है तो एग्जाम में यही आना है। अब ये होते क्या है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, यहाँ पर 3 अवयव हैं। एक है दिक्पात कोण, और एक होता है नमन कोण, और एक होते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। तो 3 पार्ट्स इसमें देखने हैं आपको। तो तीनों में से सबसे पहला जो आपका अवयव पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दिक्पात कोण। इसको दिक्पात कोण कहते हैं। और दिक्पात कोण समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। अर्थात इस हेडलाइन से पहले आपको पढ़ना है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर लिखेंगे, अभी कुछ नहीं, समझ लीजिए। भौगोलिक यामोत्तर देखिए, इसको समझने के लिए जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, ये भौगोलिक उत्तर दिशा है और ये भौगोलिक दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो एक हम ऐसा तल ले लें, एक ऐसा प्लेन ले लें जिसमें ये पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर दक्षिण से जाने वाली अक्ष स्थित हो। एक ऊर्ध्वाधर तल ले लें, जैसे कि ये एक प्लेन मैंने ले लिया। तल यामोत्तर क्या है, एक प्रकार का तल है। एक ऐसा तल जिसमें पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा है ये स्थित हो, एक ऐसा ऊर्ध्वाधर तल, इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। अर्थात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो अक्ष है वो जिस तल में आती है उस ऊर्ध्वाधर तल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कहें पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी अक्ष को खींचिए, तो आप मान लीजिए कि एक धागे से इधर बांध दिया और एक धागे को इधर की ओर बांध दिया, ठीक, और उसी धागे से होते हुए इस पर्दे को मैंने ऐसे लटका दिया। समझिए, ये रूम है, ये इसका दक्षिण है, ये उत्तर है, तो दक्षिण और उत्तर अक्ष ये हो गई। इसी अक्ष पर आपने एक अगर धागा बांध दिया, धागे से पर्दे को लटका दिया, तो आप इस पर्दे को क्या कहेंगे, ये जो तल है इससे होकर जा रही है कौन सी रेखा, भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी रेखा। तो इस तल को हम कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर। समझ पाए इस बात को। अब जब हम यहाँ पर कोई चुंबकीय सुई को ऐसे लटकाते हैं तो करेक्ट उत्तर दक्षिण में तो नहीं लटकती ना, वो थोड़ा सा इससे हट करके ऐसे लटकेगी। इस प्रकार से लटकेगी, तिरछा भी होगी, कहीं पर पैरेलल होगी, कहीं पर परपेंडिकुलर होगी, वो कल बता चुके हैं। और ऐसे थोड़ा सा तिरछा लटकती है, अर्थात डायरेक्ट उत्तर दक्षिण दिशा में ये नहीं लटकेगी। तो अब दूसरा तल चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा, हम जिस तल में ये चुंबकीय सुई लटकी हुई है, ये चुंबकीय सुई की जो अक्ष होगी, अगर उस अक्ष से होता हुआ कोई एक तल ऐसे हम खींच दें, ये उत्तरी दक्षिणी अक्ष से किसी कोण पर झुका हुआ दूसरा मतलब तल होगा यहाँ पर। तो ये तल जो होगा उसको हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। जैसे कि आपने ये क्षैतिज से चुंबकीय सुई को लटका दिया है, ये चुंबकीय सुई यहाँ पर है, मान लीजिए ये, तो ये चुंबकीय सुई की अक्ष होती है। तो एक ऐसा तल, ये एक ऐसा तल जिसमें चुंबक की ये जो चुंबकीय अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष स्थित होती है। ये दूसरा वाला तल हो गया कि वह तल जिसमें यदि हम किसी कंपास सुई को लटकाते हैं तो उसकी चुंबकीय अक्ष ये जो है वो स्थित होती है। इस ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। और दोनों एक साथ नहीं होंगे, जैसे कि उत्तरी दक्षिणी अक्ष को मिलाएंगे तो ये तल यहाँ पर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, इसको क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। तो हमारा जो चुंबकीय यामोत्तर होगा वो ऐसे किसी दूसरे कोण पर होगा। और ये दोनों है क्या, एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर, मान लीजिए पर्दे लटक रहे हैं, एक ये पर्दा लटक रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में, और ये एक पर्दा लटक रहा है किसी कोण पर, ये किस दिशा में है, जिस दिशा में चुंबकीय सुई लटक रही थी, जिस दिशा में चुंबक की चुंबकीय अक्ष थी। तो हम दोनों को अलग अलग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हम किसी चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर लटका देते हैं तो इसकी अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, किंतु पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाले रेखा जिस तल में स्थित होती है उस ऊर्ध्वाधर तल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर मीन्स भौगोलिक दिशाओं से रिलेटेड है, और चुंबकीय यामोत्तर मीन्स चुंबकीय सुई के चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। और चुंबकीय सुई किसके चुंबकीय क्षेत्र को सदैव रिप्रेजेंट करती है,
पृथ्वी के, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होकर जाने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ऐसे भी इसको आप बोल सकते हैं। फिर ये दिक्पात कोण क्या होता है? इन दोनों तलों के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। एक ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर और ये किसी कोण पर हो गया चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? दिक्पात कोण कहेंगे। और यह कोण सभी जगह अलग अलग पाया जाएगा, हर एक स्थानों पर अलग अलग होगा। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाया जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में था। दूसरा हेडलाइन है आपका नमन कोण अथवा नतिकोण। कल आपको हमने बताया था एक फिगर, उसमें पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय सुई को एक राउंड कराया था, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि चुंबकीय सुई जो है वो क्षैतिज के साथ डिफरेंट एंगल बना रही जगह जगह पर। दो जगह परपेंडिकुलर थी, लंबवत 90 डिग्री का कोण क्षैतिज से बना रही थी, और दो जगह समांतर थी और भिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो अगर ये क्षैतिज दिशा है तो इससे वो किसी कोण पर लटकती है। अब वो 90 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी, कोई भी एंगल हो सकता है। ये मान लीजिए क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, इससे जो चुंबकीय सुई ये एंगल बनाती है। और चुंबकीय सुई रिप्रेजेंट किसको करती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, BE, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसे लटक रही है यहाँ पर तिरछा, तो ये जो इसका नीचे की ओर जो हेड है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल लिखा है वो ऐसे जा रही है, अर्थात इस डायरेक्शन में जा रही है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इसका ये सेंटर जो है, ग्रेविटेशनल सेंटर जो होगा, इससे इसको धागे से बांध के आप लटका दीजिए ऐसे। तो जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी इसको हम क्या कहते हैं? नमन कोण अथवा नतिकोण। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए कि अपने वृत्त केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है इसे हम डिप एंगल अथवा नमन कोण, नतिकोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोण होगा ये भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होगा। अब अगर हम कहें कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पर नमन कोण कितने अंश होगा, बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पर नमन कोण कितने अंश होगा? 90 डिग्री। कल बताया था 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय अक्ष पर ये जो सुई होती है परपेंडिकुलर बिल्कुल हो जाती है। और चुंबकीय निरक्ष पर कोण कितना बनेगा? डिप एंगल 0 डिग्री बनेगा। और सभी स्थानों पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे हम अपने यहाँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में अगर लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे हैं तो जहां हमको डिप एंगल का मान रखना होगा वो हम सारणी में देखेंगे लखनऊ क्षेत्र के लिए डिप एंगल का मान कितना है, ठीक है। दिल्ली के लिए कुछ और होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेंज होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर लिस्ट बनी होती है। जैसे आपके हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो दूर डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, उनका डिप एंगल अलग अलग दिया होगा। वैसे इसमें जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबका डिप एंगल दिया होगा, क्योंकि ये दूरी के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। तो डिप एंगल हर स्थान पर अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने थीटा लिया है, अर्थात एक हमने जनरल मान ले लिया कि थीटा है, 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेशन समझ गए, बहुत ही इजी है। एक नंबर में पूछी जाती है कि नमन कोण क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक अपने वृत्त केंद्र से लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है इसको हम डिप एंगल या नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका तीसरा अवयव है, पढ़ रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व के अवयव। एक पढ़ चुके हैं दिक्पात कोण, एक पढ़ चुके हैं नमन कोण, और अब पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ठीक है। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई ना तो क्षैतिज है और ना तो समांतर है, ना तो लंबवत है, ऐसे जितने भी स्थान होंगे, जैसे कि ये एक कोई स्थान है अपने यहाँ के ले लीजिए, लखनऊ एरिया का है, तो किसी एंगल पर सुई लटक रही है, तो फिर इस क्षेत्र के दो घटक बनते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। जैसे कि चुंबकीय सुई इस प्रकार से ऐसे लटक रही किसी एंगल पे, ठीक है,
तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र का ये 36 घटक अगर लेना चाहते हैं तो क्या लें, ये 36 घटक हो गया, और ये अगर ऊर्ध्व घटक लेना चाह रहे हैं तो ये हम क्या लें, इसके घटक वियोजन करने पड़ेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि होती है। तो ये जो इसका है 36 घटक इस डायरेक्शन में होगा। तो 36 घटक हम कैसे लेंगे, फर्स्ट ईयर में कंपोनेंट डिवाइड करना आप अगर सीखे हो फर्स्ट ईयर में कि ये अगर एक सदिश राशि है तो थीटा कोण की तरफ इसका हम कौन सा मान लेते हैं, बीई कॉस थीटा, और ये हमारा जो होगा वो 36 घटक होगा, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर 36 घटक 36 घटक हो जाएगा। और इसका जब हम नीचे की ओर इधर घटक लेंगे तो इसको हम कहेंगे ऊर्ध्व घटक, और जिधर थीटा नहीं होता है इधर हम क्या लेते हैं, बीई साइन थीटा, ठीक है, इसको कहते हैं ऊर्ध्व घटक। और आप फर्स्ट ईयर में इसको विस्तार से घटक पढ़े होंगे। अब हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं कि इसको क्यों ऐसा लेते हैं, वो ट्रायंगल बना करके अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी लंब हो जाएगा, अगर ये रेखा लंब हो जाएगी तो ये भी लंब हो जाएगी। ये सब बताया जाता है आपको फर्स्ट ईयर में कि ये घटक कहाँ से आए हैं। जैसे यहाँ पर आप जानना चाहते हैं, चलो स्टार्ट में बता दे रहे हैं। ये चुंबकीय सुई यहाँ पर लटक रही है, बीई है ना, तो ये एंगल थीटा है। अगर आप यहाँ पर लेना चाहेंगे, अब अगर आप इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो इस कोण के लिए ये क्या है, आधार है ना, और ये क्या है, कर्ण है। तो अगर इस दिशा में इसका मान निकालना चाहे तो आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका, इसको अगर लेना चाहते हो हॉरिजॉन्टल घटक लेना चाह रहे हो, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो बी एच बराबर आ जाएगा ये आधार बटे कर्ण करोगे, बी एच बटे कर्ण कितना है, बीई, तो बी एच बराबर क्या निकलेगा, बीई कॉस थीटा। और इसको अगर आप ऐसे मिला दो, इधर ये आपने थीटा ले रखा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन मैंने समांतर खींची है, ये एकांतर अंतःकोण हो जाते हैं, और ये रेखा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी कर्ण। तो अगर इसका मान हम निकालना चाह रहे हैं, बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो अगर इसको हम लेना चाह रहे हैं तो आप लगाओगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से बीवी बराबर क्या निकल आएगा, बीई साइन थीटा। तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में सब सिखाया जाता है कि कंपोनेंट कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम तो स्टार्ट में आपको क्या बताने, जिधर थीटा है उधर इसका कौन सा भाग आएगा, कॉस थीटा आएगा, और जिधर थीटा नहीं लिखा है उधर इसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिन स्थानों पर ना तो क्षैतिज है ना तो ऊर्ध्वाधर है। अच्छा, ये पूरा भाग क्षैतिज ही किन स्थानों पर होता है, एक ऐसा स्थान होता है पृथ्वी के चारों ओर जहां पर केवल 36 घटक होगा, ऊर्ध्व घटक होगा ही नहीं। ये आपका 36 घटक है, इसको हम लिख सकते हैं बी एच, और ये आपका हो जाएगा बी वी वर्टिकली। तो बताइए ऐसा कौन सा स्थान होगा जब हम पृथ्वी के चारों ओर राउंड लगाएंगे, ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां केवल 36 घटक होगा, ऊर्ध्व घटक कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा वो, चुंबकीय निरक्ष, जहां पर चुंबकीय सुई केवल समांतर थी। आपने ये फिगर पढ़ा था, ये मैग्नेट इसमें ऐसे रखा हुआ था, ये अक्ष जा रही थी और ये निरक्ष जा रही थी, ठीक। तो यहाँ पर चुंबकीय सुई बिल्कुल क्षैतिज थी, तो क्षैतिज होने का मतलब किसी कोण पर झुकी ही नहीं है। जब किसी एंगल पर झुकी ही नहीं तो यहाँ पर 0 अंश रखोगे ना, जब cos 0 रखोगे तो था BH निकलेगा पूरा, और यहाँ जब 0 रखोगे BV का मान क्या हो जाएगा, 0। ये 0 अंश पर झुकी है ना, तो जब 0 अंश पर झुकी है तो यहाँ पर आप रखोगे cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो BH बराबर BE किया जाएगा ना, टोटल बीई की डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कुछ नहीं आएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा एक स्थान से जहां पर ये परपेंडिकुलर सुई ऐसे रुक रही थी, यहाँ पर केवल ऊर्ध्व घटक होगा, 36 घटक नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल के हैं कि यहाँ पर केवल ऊर्ध्व घटक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 36 से कोण कितना बना रही है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री रखोगे तो ये तो आपको प्राप्त होगा sin 90 का मान 1, लेकिन cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आपके दो स्थान ऐसे होते हैं, इसको हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष पर केवल 36 घटक होता है और ऊर्ध्व घटक का मान 0 होता है, और इसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। इस स्थान पर केवल ऊर्ध्व घटक होगा और जो 36 घटक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो घटक होते हैं सदैव, लेकिन इन दो स्थानों, ये जो दो स्थान मिले हमको निरक्ष और अक्ष वाले, यहाँ पर हमारा जो एक घटक रह जाता है और एक घटक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी इन स्थानों पर जो बीच में खाली है यहाँ पर निकालोगे तो दोनों घटक निकलेंगे, ठीक है। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं यहाँ पर भी दोनों घटक निकलते हैं। तो एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी 36 घटक वाली, BH इक्वल टू BE cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट ये जो होगा बी ई साइन थीटा इक्वल टू, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो पहले दोनों का वर्ग करेंगे फिर जोड़ देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग करेंगे तो बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बी वी। दोनों को वर्ग करके जोड़ा है ना, बस हमने राइट साइड को पहले लिखा है, लेफ्ट साइड को बाद में लिखा है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से बी ई स्क्वायर आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बी ई स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, देखिए तो बच क्या रहा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये रहेगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो आपका यहाँ पर आएगा बीई बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, उधर अंडर रूट लगा दें, बीई बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो आपको किसी स्थान पर अगर इन तीनों में से कोई 2 प्राप्त हो तो तीसरा निकाल सकते हो ना। अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता हो और एर्थ का मैग्नेटिज्म आपको पता हो तो आप बी एच निकाल लोगे। कोई भी 2 ज्ञात है तो तीसरा निकाल लोगे। आपके 50% न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पर बेस्ड है, और उम्मीद करते हैं आप केवल 2 न्यूमेरिकल मेरे लिए छोड़ोगे, बाकी सब काट डालोगे। वो 2 कौन से हैं वो आप देखोगे, खुद 2 मिल जाएंगे। ठीक, सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड हैं, केवल 2 न्यूमेरिकल तुम्हारे छूटेंगे और सब हल कर सकते हो अगर करोगे तो, क्योंकि ये पाइथागोरस सूत्र है। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका कर्ड बन रहा है, लंब है या आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो अर्थ से पढ़ते चले आ रहे हैं ना। अच्छा, और अब क्या निकालना है यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर अब अगर हमको नमन कोण निकालना हो, नति कोण निकालने को कहे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। 2 को ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे। नमन कोण के लिए देखिए, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दे रहे हैं। हमको नमन कोण थीटा का मान निकालने को होगा, उसमें कि थीटा का मान निकालिए। तो देखो इसको हम ऊपर रखेंगे और इस समीकरण को नीचे रखेंगे। तो बीई साइन थीटा अपॉन बीई कॉस थीटा। अब ऊपर हमने साइन थीटा रखा है तो उधर हम बीवी ऊपर रखेंगे ना, और बीएच। ये बीई कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आ जाएगा बीवी अपॉन बीएच। तो इसमें आप जो है बीवी और बीएच का मान रखोगे तो थीटा का मान निकल आएगा, और वो थीटा क्या हो जाएगा, नमन कोण हो जाएगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है सब इन्हीं 2 फार्मूलों पर बेस्ड है। आपको ये दोनों दिए होंगे तो आपको टेन थीटा या थीटा नमन कोण या नति कोण निकालना होगा, या इसमें से 2 दिए होंगे, तीसरा आपको निकालना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम कर सकते हो। बात समझ गए ये पूरी।